नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के बाद अब वाराणसी दौरे पर पहुंचे। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के टूर का आज आखिरी दिन। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई के क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उसके साथ सेल्फी लेने वाला किरण गोसावी लखनऊ में सरेंडर कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत को लेकर बेहुदा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के बाद अब वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां मेहदीगंज स्थित सभा स्थल से पीएम ने देश को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कर उपहार दिया। साथ ही बटन दबाकर 5,000 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मां गंगा के अविरल प्रताप से काशी वासियों के साथ अखंड विश्वास के सबसे मुफ्त वैक्सीन अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। काशी में तो शिव और शक्ति निवास करते हैं, काशी में कष्ट और क्लेश में मुक्त कराती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। पीएम ने यही कहा कि जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। महादेव के आशीर्वाद के साथ हमारे हेल्थ सिस्टम में ये बताया गया था। आज काशी से 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ का मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। तीन दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के टूर का आज आखिरी दिन है। शाह शाम करीब 8 बजे पुलवामा जिले के लेथपोरा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप में पहुंचे। शाह ने देर रात जवानों के साथ खाना भी खाया। शाह के साथ जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। गृह मंत्री रात को कैंप में ही रुके, सुबह वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप पहुंच के शाह यहां जवानों से मुलाकात की और उनके हथियारों के बारे में भी जाना। शाह ने कहा कि मैं हमारे बहादुर जवानों के, देश के लोग अमन चैन से अपने घरों में सोते हैं। मैं यहाँ जवानों के सुख दुख में शामिल होने आया हूँ। शाह ने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि हमारे जवान किन मुश्किलों का सामना करते हैं। शाह ने जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि एक समय था जब कश्मीर में पथराव होता था। आज ऐसी घटनाओं की संख्या में काफ़ी कमी आई है। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यह मानवता के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आपके बीच मौजूद हूँ। आपसे दिल खोलकर बात करने आया हूँ। 70 साल तक यहाँ के युवाओं को उनके अधिकार नहीं मिला, अब उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा। शाह ने कहा कि फारूक साहब ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी। मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैंने घाटियों के युवाओं के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज यूपी सरकार को यह बताना होगा कि गवाहों से पूछताछ, आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच का स्टेटस क्या है। इससे पहले 20 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इसी मामले में देर से रिपोर्ट दाखिल करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। 20 अक्टूबर को यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने जाँच रिपोर्ट दाखिल की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में यूपी सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए। कोर्ट ने कहा कि अपने में से अभी तक 4 गवाहों से ही पूछताछ की है, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस इस मामले की जांच से पीछे हट रही है, इस छवि को सुधारिए। कोर्ट ने आगे कहा कि आपकी एसआईटी यह समझ सकती है कि सबसे कमज़ोर गवाह कौन से हैं और उन पर हमला हो सकता है, तो फिर अभी तक 4 गवाही बयान क्यों दर्ज किए गए। लखीमपुर मामले की पिछली सुनवाई में दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर नाखुशी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई।
कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि हत्या का मामला होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उसके साथ सेल्फी लेने वाला किरण गोसावी लखनऊ में सरेंडर कर सकता है। ड्रग्स केस में गवाह बनाए जाने के बाद से ही गोसावी फरार है। गोसावी पर उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर शैल ने करोड़ों रुपए की डील करने की सनसनीखेज आरोप लगाए। बॉडीगार्ड प्रभाकर के मुताबिक किरण गोसावी शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील करना चाहता था, जिसमें से 8 करोड़ रुपए कथित तौर पर एनसीबी के अफसर और आर्यन केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को देने थे। प्रभाकर के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोहराम मच गया। एनसीपी के नेता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर वानखेड़े पर हमला बोला। वहीं शिवसेना भी जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा किया। वहीं किरण गोसावी ने बॉडीगार्ड प्रभाकर शैल के आरोपों को खारिज किया। गोसावी ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। महाराष्ट्र पुलिस कहानियां गढ़ रही है। वे एनसीबी की जांच प्रभावित करना चाहते हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद मुझे फोन पर धमकाया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र के बाहर सरेंडर कर रहा हूं। इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत को लेकर बेहुदी बयानबाजी की। उन्हें दो मुल्कों के आपसी रिश्तों को क्रिकेट में जीत हार से जोड़ दिया। इमरान ने कहा कि भारत से फिलहाल किसी तरह की बातचीत के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कल को ही क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान ने करारी शिकस्त दी है। गुरुवार को दुबई में T20 वर्ल्ड के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। पाकिस्तानी टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की। इमरान इसी वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे पर थी। रियाद में उन्होंने पाकिस्तानी सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। इस दौरान वे क्रिकेट को बीच में ले आए। खान ने कहा कि हमारे पड़ोस में 2 बड़े देश और बाजार हैं। अफगानिस्तान के रास्ते हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचाने बना सकते हैं। खान ने आगे कहा कि चीन से हमारे रिश्ते बेहतरीन हैं, लेकिन किसी तरह अगर हम भारत से भी अच्छे रिश्ते बना लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं जानता हूं कि रविवार रात हमने क्रिकेट में भारत को बड़ी शिकस्त दी, लिहाजा इस वक्त बातचीत या रिश्तों में सुधार की बात करना गलत होगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ एंड नेशनल के साथ। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पाकिस्तानी महिला मित्र अरुसा आलम को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता हमलावर है। अरुसा को पंजाब कांग्रेस के नेता आईएसआई एजेंट बताते हुए कैप्टन पर लगातार हमलावर है। इस बीच विरोधियों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का फोटो बम फूटा। अमरिंदर ने सोनिया गांधी समेत कई शख्सियतों के साथ अरुसा आलम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर पलटवार किया। इनमें मुलायम सिंह यादव, सुषमा स्वराज के अलावा सेना के कई पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह भी आईएसआई के एजेंट है। कैप्टन ने लिखा कि मैं अरुसा आलम की फोटो कई गणमान्य लोगों के साथ जारी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वह सारे भी आईएसआई के एजेंट हैं। ऐसा कहने वाले और बोलने से पहले सोचना चाहिए। यह सिर्फ घटिया मानसिकता का उदाहरण है। अमरिंदर सिंह ने यहाँ तक कहा कि दुर्भाग्य से इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच वीज़ा बैन है, अन्यथा वह अरुसा आलम को फिर भारत बुला लेते। अमरिंदर ने कहा कि मार्च में 80 साल का हो रहा हूं और अरुसा अगले साल 7 साल की हो जाएगी। संकीर्ण सोच वाले इसे नहीं समझेंगे।
चीन ने 7 दशक से ज्यादा समय बाद पहली बार अपनी सीमा कानून में बदलाव किया। भारत सहित 14 देशों के साथ लगती अपनी भौगोलिक सीमाओं पर चीन गश्त को बढ़ा सकेगा या सीमाओं पर स्थिर व्यापार न को एक तरफा बंद भी कर सकेगा। चीन की नेशनल कांग्रेस की ओर से पारित किया गया ये कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। ड्रैगन की ये चाल ऐसे समय पर सामने आई जब भारत चीन में सीमा विवाद को लेकर सैन्य और असैन्य स्तरों पर वार्ताएं चल रही है। भारत का चीन के साथ लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद चल रहा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा कारण कुछ क्षेत्रों में सैन्य गश्त को लेकर भी है। हाल में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि चीन को सीमा पर शांति स्थापना के लिए अपनी ओर से पहल करनी होगी। भारत चीन के बीच 3 व्यापार मार्ग है। नाथुला भारत चीन के बीच सिक्किम में स्थित है। दूसरा व्यापार मार्ग हिमाचल का सिप किला है। तीसरा मार्ग उत्तराखंड का लिपू लेक है। चीन का दावा है कि उसने अपने 14 में से 12 पड़ोसियों से सीमा विवाद सुलझा लिया। भारत और भूटान से विवाद नहीं सुलझा रहा है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा में 3000 किमी की है। उत्तर पश्चिमी ईरानी प्रांत अजरबैजान के नए गवर्नर अबेदिन खोरम को एक नाराज व्यक्ति ने स्टेज पर चढ़कर थप्पड़ मार दिया। ये घटना शनिवार को हुई जब गवर्नर का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। ईरान के सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह बताई गई है। सूत्रों में कहा गया है कि आरोपी की पत्नी को किसी महिला की बजाय पुरुष मेडिकल स्टाफ ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाई थी और वो इस बात से खफा था। एक अन्य सूत्रों में कहा गया कि हमले का मकसद आपसी मसला था। इसका गवर्नर की नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना का एक फुटेज सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो चुका है। 23 अक्टूबर को इस फुटेज से पता चला कि तबराज शहर में अबेदिन खोरम भाषण के लिए मंच पर चढ़े। कुछ देर बाद एक अज्ञात व्यक्ति स्टेज पर आया और बिना किसी चेतावनी के थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बगल के दरवाजे से बाहर कर दिया। खोरम ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वह हमलावर को नहीं जानते। खोरम ने कहा कि जब मैं सीरिया में था तो मुझे 10 दिन बाद पीटा गया था। 10 से ज़्यादा बार वे मेरे सिर पर आके एक लोडेड गन रखता था। मैं हमलावर को दुश्मनों की तरह मानता हूं, लेकिन मैं उसे माफ करता हूं। सीमा सुरक्षा बल का अधिकार बढ़ाने पर पंजाब सरकार और केंद्र में तकरार शुरू हो गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। बैठक के बाद चन्नी ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ाने को लेकर मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन वह भी नहीं मिला। इसलिए हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि बीएसएफ से 50 किलोमीटर दायरा बढ़ाने को तुरंत रद्द किया जाए। अगर केंद्र सरकार इसे नहीं मानेगी तो बहुत जल्दी विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा। इसके अलावा सभी पार्टियां मिलकर संघर्ष करेंगे और केंद्र सरकार को हर हाल में इसी नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। सीएम चन्नी ने कहा कि जैसे सभी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से मिलते हैं, इसी तरह वह भी मिलने गए। मैंने वहां करतारपुर कॉरिडोर, कृषि सुधार कानून और बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे गलत तरीके से बताया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यह मेरा फर्ज था कि मैं उनसे मुलाकात करूं। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार न केवल संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि राज्य के भीतर ही एक नया राज्य खड़ा कर रही है। सिद्धू ने सवाल पूछा कि राज्य में 50 किलोमीटर भीतर कौन सा बॉर्डर होता है। उन्होंने इसे राजनीतिक खेल करार दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर एक बार फिर बेबाक टिप्पणी की। गडकरी ने कहा कि सरकार के बड़े स्तर पर ईगो होता है। उन्हें लगता है कि सारी जानकारी मेरे पास है, इसलिए लोगों से सलाह मशवरा नहीं करते। अच्छे आदमी को निंदा करने वाले व्यक्ति का साथ हमेशा रखना चाहिए। गडकरी ने ये बातें दिल्ली में आयोजित एक निजी सलाह ऐप कंसल्टेंट की लॉन्चिंग पर की। गडकरी ने आगे कहा कि समय पर फैसले नहीं लिए जाने की वजह से सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होती है। उन्होंने कहा कि निर्णय क्या करता है यह समस्या नहीं है, समस्या यह है कि निर्णय नहीं करते। जॉइंट सेक्रेटरी की गलती को संभालता है, सेक्रेटरी की गलती को मंत्री, लेकिन मैं पारदर्शी हूँ, जिम्मेदारी तय करने में विश्वास करता हूँ। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन न होने के कारण पूछे जाने पर गडकरी ने कहा कि तमाम नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे जारी प्रोजेक्ट के बावजूद कहीं की जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन नहीं होते। उन्होंने कहा कि अब जमीन अधिग्रहण के लिए अधिक पैसे दिए जाते हैं, इसी वजह से लोग यह कहने नहीं आते कि मेरी जमीन मत लो। राजस्थान से इस ऐप के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के बारे में जब केंद्रीय मंत्री गडकरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने यह तय किया
कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए राज्य सरकार के बदले हम खुद प्लांट लगाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े सोमवार रात को दिल्ली पहुंचे। वहां मंगलवार को एनसीबी के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान से मुलाकात करेंगे। वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी ने इंटरनल विभाग जांच शुरू की। वानखेड़े पर एक गवाह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में रिहा कराने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी और इस केस में रिश्वत के आरोपी पर किसी कोर्ट की तरफ से एक्शन न लिए जाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ ऑफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि वे खुद वानखेड़े के खिलाफ जांच की निगरानी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह से पूछा गया कि जांच के दौरान भी वानखेड़े अपने पद पर क्यों बने नहीं रहे। इस पर उन्होंने कहा कि हमने अभी जांच शुरू की, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सिंह ने बताया कि एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ आरोप लगाए। इसके बाद एनसीबी के डीजी के विजिलेंस और इंक्वायरी मार्ग के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला होगा। वानखेड़े ने सोमवार शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सूत्रों से कहा कि उन्हें समन्स भेजकर नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा, मैं दूसरे काम से यहाँ आया हूँ और मेरे यहाँ टूर पहले से तय था। वानखेड़े ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। सऊदी अरब के पूर्व खुफिया अधिकारी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर बेहद संगीन आरोप लगाया। शाद अल जाबरी ने अमेरिकी चैनल के दिए इंटरव्यू में बताया कि राजगद्दी हासिल करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तत्कालीन किंग अब्दुल्ला की हत्या करना चाहते थे। अल जाबरी अमेरिका और सऊदी अरब के आतंक विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण निभा चुके हैं। वह इस समय कनाडा में निर्वासित की तरह जीवन बिता रहे हैं। अल जाबरी सऊदी अरब के पूर्व क्राउन प्रिंस और गृह मंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ का खास था। नाइफ को मोहम्मद बिन सलमान का प्रतिद्वंदी माना जाता है। MBS अब्दुल्ला की हत्या करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उस समय प्रिंस सलमान सऊदी सरकार का हिस्सा नहीं है। 2015 में किंग अब्दुल्ला का निधन हो गया, जिसके बाद MBS के पिता किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के राजगद्दी संभाल रहे थे। MBS तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक वो मुझे मरवा नहीं देते। अल जाबरी ने कहा था कि क्राउन प्रिंस के पास जहरीली अंगूठी है, इसे उन्होंने रूस से खरीदा था। चीन के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के उत्तर पश्चिम में इनर मंगोलिया की एंजिन काउंटी में लोगों को सोमवार से घर में रहने के लिए कहा गया। एजिन की आबादी 35,000 है। इन्हें कोविड पाबंदियों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। फिलहाल एजिन कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने चेतावनी दी कि करीब एक हफ्ते में कोविड इन्फेक्शन 11 राज्यों में फैल गया। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते जाएंगे। इस चेतावनी के बाद एजिन में लॉकडाउन की घोषणा की गई। चीन में सोमवार को 38 कोरोना केस मिले। राजधानी बीजिंग में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 हो गई। देश के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण बरकरार है, वहां के लोगों को बीजिंग आने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इन्हें राजधानी में एंट्री तभी मिलेगी जब वो कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट 2 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही 2 हफ्ते तक इन्हें चैनल की निगरानी में रखा जाएगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों ने बीजिंग में जांच बढ़ाने और होटल में बुकिंग पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद भी अमेरिकी कंपनियों पर रूस के साइबर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। रविवार को अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट ने रूस की खुफिया एजेंसी के बड़े साइबर हमले का खुलासा किया। अमेरिकी एक्सपर्ट ने सरकारी विभाग, कॉरपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी। एनवाईटी के मुताबिक रूस की स्टेट स्पॉन्ड फर्म नोबिलियर ने अमेरिका की करीब 140 आईटी सप्लाई चेन कंपनियों को टारगेट किया। अमेरिकी सरकार इसकी जांच कर रही है। एक महीने पहले ही बाइडेन ने अमेरिका में हुए साइबर हमले के बाद रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी टॉम बर्ट ने बताया कि नया साइबर अटैक बड़े स्तर पर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक अटैक क्लाउड में स्टोर किए गए डेटा के हासिल करने के लिए किया गया था। हालांकि अटैकर्स ज्यादा मात्रा में डेटा चोरी नहीं कर पाए। इससे पहले भी रूसी खुफिया एजेंसी ने अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी नेटवर्क में सेंधमारी की थी। 2016 में हुए अमेरिकी चुनाव में पहली बार इतने बड़े स्तर पर साइबर हमला हुआ। इस साइबर अटैक का आरोप डार्क साइड नाम की साइबर अपराधियों की गैंग पर लगा है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर समेत दिल्ली के 4 बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 26 अक्टूबर को 11 महीने पूरे हो रहे हैं। सरकार और किसानों में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही। कानून रद्द करने की मांग जस की तस है। इस कड़ी में आज लखीमपुर हिंसा के आरोपी के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और फटेनी की बर्खास्तगी को लेकर पूरे देश में किसान प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर सभाएं होंगी। किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भेजा जाएगा। 11 महीनों में आंदोलन से जुड़े 605 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव नजदीक है। ऐसे में यह किसान आंदोलन अब सरकार के गले की फांस बन सकता है। सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद के किसानों में कोई वार्ता नहीं की। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रभारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन के देश भर में जिला मुख्यालय और तहसीलों पर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक भी प्रदर्शन होगा। कुछ पुलिस स्टेशनों पर भी धरने दिए जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर खुद भाकीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले मौजूद थे। गाजीपुर समेत सिंधु, टिकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी सभाएं होंगी। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अफसरों को दिए जाएंगे। सभी जिलों, तहसीलों में एक जैसे ज्ञापन दिए जाएंगे। ज्ञापन का प्रारूप संयुक्त किसान मोर्चा ने भेज दिया है। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।